लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आप सीधे एम्स से आ रही हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक है अब? हाँ, मुस्कान आपके चेहरे पे लग रही है, लेकिन हाँ, एक तकलीफ जरूर नजर आ रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डायमंड स्टेज समेत छत्तीसगढ़ के इस मंच पर वक्त देने का, समय देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर INH के इस कार्यक्रम में आप सब ने आमंत्रित किया। थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी था कि नहीं जाना है, तो अच्छा लगा। लक्ष्मी जी, आप इकलौता चेहरा हैं मंत्रिमंडल का, यानी कि महिलाओं की आधी आबादी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप एक युवा चेहरा भी हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है? ये चुनौती लगती है कि नहीं लगती है? देखिए, क्योंकि आधी आबादी अगर छत्तीसगढ़ की माने तो हर किसी को ये जिम्मेदारी मिलती भी नहीं है आधी आबादी के नेतृत्व करने का, जो नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो खुशी की भी बात है, और साथ में कहीं कठिनाइयां आती हैं तो हम मार्गदर्शन लेके उसका पहल करने का प्रयास करते हैं। तो चुनौतियों उतना बड़ा चुनौती नहीं मानती, लेकिन फिर भी जो चुनौतियां रहती है उसको अच्छे से निपटाने के लिए, अच्छे से उसको समाधान में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। लक्ष्मी जी, आपने 2 बार के अनुभवी विधायक को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। आपने सोचा था कि आप अपनी इतनी कम उम्र में मंत्री बन जाएंगी, और आप अपनी इस सफर का श्रेय किसे देती हैं? आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, पहली बात तो जब कोई महिला राजनीतिक क्षेत्र में आती है तो राजनीतिक क्षेत्र में आने के साथ साथ बहुत सारे चीज समस्याएं जो रहती हैं या उनके बीच में जो अड़चने आती हैं, ये सबको पार करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि महिलाओं को ऐसे स्थान पे गिना जाता है। रही बात 2 बार के विधायक को मात दे के आज यहाँ तक पहुंचे हैं, शुरू से ही मन में था कि समाज सेवा करना है, और ये इच्छा शक्ति एक घरेलू महिला नहीं, जब घर से बाहर निकाला जाता है या बाहर निकालने के साथ साथ जनता के भाव को समझने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति आगे तक जाता है। तो शायद मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही था। एक छोटे से जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पहले जनपद पंचायत के चुनाव, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव, फिर संगठन और संगठन के मार्गदर्शन से ही या उनके सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भटगांव विधानसभा, सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा से एक विधायक के रूप में टिकट पाना एक महिला के लिए इतना बड़ा हर्ष का विषय हो जाता है। और हर्ष कब होता है? जब वो जीत में बदलता है। परिवार का सहयोग भी जरूरी है, परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब परिवार के सदस्यों का मान सम्मान को लेके चलते हैं या कोई भी बातें ऐसा ना हो जो महिलाओं को आगे जाने से रोके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे अगर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत बड़ी चुनौती रहती है घर से बाहर निकल के जाना, तो उनके आदर्शों और साथ में वो जिस भाव के साथ मुझे बाहर निकाले उसको कायम बना के रखी, उनके विश्वास को जीत के रखी, तो आज यहाँ तक पहुंची हूँ एक प्रतिनिधि के रूप में। और विधायक बनने के साथ मुझे पता नहीं था कि मैं छत्तीसगढ़ शासन की मंत्री बनूंगी, क्योंकि एक गांव की रहने वाली महिला, सिर्फ इतना इच्छा था कि जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक बन के
विधानसभा तक पहुंचूंगी और अपने जनता की आवाज को मजबूत करूंगी। वहां की समस्याओं को विधानसभा के सदन में उठाऊंगी, इतना था। लेकिन ये नहीं था कि मैं आज छत्तीसगढ़ शासन की एक मंत्री के रूप में आधी आबादी का नेतृत्व करूंगी, ये बिल्कुल पता नहीं था मुझे। लक्ष्मी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 31 साल आपकी उम्र है, बहुत युवा हैं आप, बहुत सारी युवा महिलाएं आपसे प्रेरणा ले रही होंगी अभी, और आपने कहा कि महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो घर से बाहर कदम कैसे रखें। और छत्तीसगढ़ जिसने नक्सल को देखा, उसके पतन को भी देखा है, आदिवासी समाज के लोग बहुत ज्यादा यहां पर हैं, वहां की महिलाओं को उन 4 दीवारियों से बाहर निकालना आपकी क्या प्राथमिकता आपके इस मंत्रालय की रही है, और किस तरीके से आपने उन महिलाओं को आगे आप लेकर आई हैं? आज क्योंकि हमारा इस सरकार में मेन फोकस इस बार रहा नक्सल क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र कहेंगे, और बस्तर क्षेत्र के साथ साथ अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं, पहले आप अगर देखेंगे तो पहले महिलाओं में वो इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन अब सरकार की योजनाओं के साथ, वो चाहे प्रतिनिधि के रूप में हो चुन के आए, चाहे संगठन के रूप में आए, या एक समाज सेवी के रूप में आए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। घर की वो 4 दीवारी, मतलब अब लांगना भी ऐसा नहीं, शुरुआत तो कर दी है। क्योंकि घर सशक्त हो रही हैं, बिल्कुल शिक्षित भी हो रही हैं, सशक्त भी हो रही हैं, जागरूक भी बन रही हैं। तो इससे क्या है कि हमारा समाज आगे भी बढ़ रहा है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। ठीक है। लक्ष्मी जी, आपने बात की नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की, लेकिन अगर हम आदिवासी इलाकों में जाएं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जाएं, कुपोषण एक बड़ी समस्या है। ये राज्य नक्सल मुक्त तो हो गया है, कुपोषण मुक्त कब होगा? देखिए, मुझे जब दायित्व मिला तो मैं चिंतित थी, और शायद मुझे यहाँ कहना थोड़ा से लोगों के मन में ये लगे, लेकिन वाकई मैं चिंतित थी कि मेरे सामने जब मीडिया के बंधुगण आते थे तो इस बात को हर जगह हर व्यक्ति पूछता था, हर मीडिया के साथी पूछते थे कि आप कुपोषण की स्थिति को कैसे सुधारेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण से कब मुक्त होगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आता कि वाकई में कुपोषण की दर, जब मैं विभाग को संभालने लगी तो चिंता छाया रहता था कि वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ में जब तक कुपोषण हम दूर नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आने वाले भविष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे या वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन 2-2.5 सालों में लगातार प्रयास से, वो चाहे भोजन के माध्यम से हो, रेडी टू ईट के माध्यम से हो, या जन जागरूकता के माध्यम से हो, या पेरेंट्स, घर के जो अभिभावक होते हैं उनके माध्यम से हो, डीपीओ के बाद सुपरवाइजर, या सुपरवाइजर के बाद आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, जो निचले स्तर के एक तंत्र होते हैं हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, उन्हें लगातार प्रशिक्षित करना, और प्रशिक्षित के माध्यम से हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, या उनके परिवार वालों को बुला के, बच्चा हमारा कोख से भी अगर हम ध्यान ना दें तो कोख से ही कुपोषित का वो लक्षण आने लगता है। तो क्यों ना हमारी जो बहनें हैं वो पहले से ही जागरूक होके वो अपने सेहत का ख्याल रखें, प्रोटीन चीज खाएं, और प्रोटीन चीज खाने के बाद जब बच्चे को जन्म दें तो हमारा सुपोषित बच्चा जन्म ले, और सुपोषित जन्म लेने के बाद अगर उसका केयर ठीक ढंग से नहीं हो पाए तो वो कुपोषण के दर में आएगा। लेकिन अगर सही ढंग से उसका पालन पोषण हो, सही उनको चीज खिलाया जाए या देख रेख किया जाए, तो कुपोषण के दर से बाहर निकलेगा।
तो मुझे लगता है कुल मिला के जन जागरूकता की आवश्यकता है। और ये 2-2.5 सालों में हमने बहुत ही कम, मतलब अभी कुछ ही % बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूरे खत्म हो गए हैं, लेकिन लगातार विभाग का प्रयास चल रहा है, हम खुद उसमें लगे हुए हैं कि कैसे कुपोषण से मुक्ति मिले, तो इसके लिए निरंतर जारी है। डेडलाइन रखी है आपने? ऐसा तो गाइडलाइन नहीं रखे हैं, लेकिन अधिक से अधिक हमारा प्रयास है कि एक, और मैं भूल रही थी, कुपोषण सुपोषित छत्तीसगढ़, सुपोषित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बस्तर जिले के क्षेत्र, बस्तर संभाग के 8 जिलों को और सरगुजा संभाग के जहां कुपोषण की दर अधिक है, तो वहां सुपोषित छत्तीसगढ़ योजना के माध्यम से हम अतिरिक्त आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। और 6 महीने में उसका रिजल्ट दिखेगा हमें कि वाकई में सुपोषित छत्तीसगढ़ में जो 6 जिलों को हमने टारगेट किया है उसमें अंतर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लगातार डीपीओ जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं उनसे लगातार संपर्क किए जा रहे हैं और संपर्क के माध्यम से वो लगातार निचले स्तर पे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तंत्र को मजबूत करने का काम हम विभाग की ओर से हमारे माध्यम से किया जा रहा है। लक्ष्मी जी, अब मैं फिर से एक बार महिलाओं के मुद्दे पर आऊंगी। महिला शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पास करने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाए। विपक्ष की भूमिका आपने देखी, क्या आपको लगा कि विपक्ष की जो भूमिका रही है उस बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर, वो सकारात्मक थी? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि बिल तो पास हुआ लेकिन आप लोगों ने इंप्लीमेंट करने में देरी कर दी, आपको तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आधी आबादी की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप अपना मत इस पर रखें। बिल्कुल, आज मैं न्यूज 18 इंडिया के सामने हूं, अगर मैं तो इस बात को भी रखना चाहूंगी कि जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो आधी आबादी हो, चाहे भारत की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, एक निगाह टकटकी भरी निगाहों से लोकसभा के सदन में देख रहे थे कि शायद ये पारित हुआ है तो बहुत जल्दी ही लागू भी होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच की वजह से ही ये संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन वही हुआ जो विपक्षों को रास नहीं आया था। इस बात को भी मैं हर जगह कहती हूं और हमारे संगठन के लोग या अन्य संस्था के लोग भी बड़े उत्साह के साथ, ये पार्टी का नहीं कहूंगी, लेकिन जब नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक ला रहे थे तो सभी के मन में ये उत्साह था, सभी उत्साह के साथ खुशियां मना रहे थे हर जगह हर कार्यक्रम करके। लेकिन विपक्ष दल के जो घटक हैं उन्होंने क्या किया, कभी दलगत राजनीति से उठने का प्रयास नहीं किया गया। हम 33% आरक्षण की बात इसलिए भी करते हैं कि महिलाओं की भूमिका लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा हो, महिलाएं अपने क्षेत्र की आवाज को उठा सके, जनता की आवाज को, जो समस्याएं उसको उठा सकें। लेकिन विपक्ष की भूमिका से मुझे ऐसा लगा, और हमारे यहाँ एक दिन का विशेष सत्र भी था, कि क्यों ना हम यहाँ से समर्थन दें, हमारे राज्य से समर्थन दें, ताकि ये ऊपर तक जाए और इसको और जल्दी पारित किया जाए। 2034 में ये लागू होता तो उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2029 से पहले लागू करने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक संशोधन इसी में था कि अगर हम संशोधन लाते हैं तो हम 2029 तक लागू करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें लाने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं महिलाओं को रोकने का काम, ये आज की बात नहीं विपक्षियों की, ये पहले भी होता रहा, पहले भी अधिनियम आते रहे हैं। अब तो हमारी सरकार है, 2/3 वोट की आवश्यकता थी, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की जब सरकार थी, 60 साल के राज्य में जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मांग उस समय भी थी,
तो उस समय क्यों नहीं किया गया? प्रश्न तो यहीं पे खड़े होते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने यहाँ पे प्रयास किया और माननीय मोदी जी इस बिल को पारित नहीं होने पे वो निराश नहीं हुए हैं। अभी भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जगी हुई है कि आज नहीं तो कल हम 33% आरक्षण महिलाओं को दे के रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी जी, हमने आधी आबादी की बात की, महिलाओं की हक की बात की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ये आप कह रही हैं। आप बाल विकास मंत्री भी हैं। बाल चौपाल आपकी काफी फेमस है, इसका आइडिया कहाँ से आया और इसका उद्देश्य अभी क्या है? देखिए, बाल चौपाल हम बच्चों को एक मंच देने का काम कर रहे हैं बाल चौपाल के माध्यम से। हालांकि मेरे विभाग के अंदर ही राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा जी हैं और हम दोनों मिलके ये ऐसा प्लानिंग की कि बाल चौपाल होनी चाहिए, ताकि बाल चौपाल के माध्यम से ही जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी आवाज बुलंद हो सके। बुलंद इसलिए भी कि वो सिर्फ सामाजिक पारिवारिक तक ही सीमित हो जाते हैं, अपनी आवाजों को आगे नहीं ला पाते हैं। मैं भी एक बाल चौपाल के कार्यक्रम में गई थी और उनकी प्रतिभा देख के वाकई में लगा कि ये प्रतिभा कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो उनकी इच्छा को हमने जानने का प्रयास किया कि क्यों ना हम बाल चौपाल के माध्यम से बच्चों को वो मंच दें, ताकि वो अपनी बातों को हमारे साथ ढल के, मतलब उनके साथ हम भी ढलें, वो हमारे साथ, जैसे हम उनके साथ बर्ताव किए वो हमारे साथ जुड़ते गए। थोड़ा सा झिझक पहले था, जब मैं बाल चौपाल कार्यक्रम में गई थी थोड़ा सा झिझक था कि हम कैसे इनके सामने बात को रखें, लेकिन जैसे ही उनके समक्ष उनके जैसे बनते गए वो अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते गए। उनके अंदर की प्रतिभा, गाने की, डांस करने की, राज्य स्तर की चीजों को जानने की, केंद्रीय स्तर की चीजों को जानने की और योजनाओं को और ज्यादा मजबूती मिले, ताकि क्योंकि हमारे बाल चौपाल के आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ऐसे जगह ऐसा मंच दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो एक हमारा वो प्रयास रहा कि बाल चौपाल के माध्यम से हम बच्चों की प्रतिभाओं को जानें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लक्ष्मी जी, महतारी वंदना योजना जो है आपकी सरकार की तरफ से चल रही है और 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा भी हो रहा है। कुछ राशि तो उनके अकाउंट में आ भी गई है, कुछ महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं। मुझे आशा है कि उनके अकाउंट तक भी पैसे पहुंच जाएंगे। 11,000 का बजट इस बार प्रावधान रखा है, 11,000 के बजट का भी। क्या आपकी अब प्राथमिकता रहने वाली, क्योंकि 2.5 साल आपकी सरकार को हो गया है, अगले 2.5 साल का क्या रोड मैप है? देखिए, महतारी वंदन योजना चुनाव के समय में जो घोषणा किए थे उसे पूरा करने का काम किए हैं। 27वीं किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है। अगर मैं गलत ना हो तो योजना के तहत अब तक 14,000 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है और 82 करोड़ का नया प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। 27वीं किस्त कहीं ना कहीं सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका ज्यादा रही। अगर आप देखें तो हर जगह भी जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, महिलाओं की वोट प्रतिशत ज्यादा आ रही है। चार दीवारी में जो रहने वाली महिलाएं वो भी चाहती हैं कि सरकार अच्छी बने तो हमारे लिए एक से एक योजना लाएं। सेम वही छत्तीसगढ़ सरकार में ही हमारे घोषणा पत्र में भी रहा कि महिलाएं अगर सरकार में हमें बनाती हैं तो हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे और 1,000 रुपये देना भी स्टार्ट किए 10 मार्च से 2024 में। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो हम कर ही रहे हैं और 1,000 की अगर अहमियत बोलें तो कि आप 1,000 दे के बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी इस मंच से कहना चाहूंगी कि 1,000 किनके लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। आज मैं इस मंच पे इस बात को भी कहूंगी
कि 1,000 की अहमियत मैं खुद। तो भविष्य में आगे ये राशि बढ़ेगी? बढ़ाने वाली बात बाद में होगी। पहले 1,000 क्या होती है? आज विपक्ष कहते हैं कि 1,000 रुपए दे के कौन सा एहसान का काम कर दे रहे हैं, लेकिन उन परिवारों, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए, उन परिवारों को देखिए जो 100-200 रुपए के लिए भी तरस रही हैं। उनके घर में तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, साबुन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सर्फ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हर महीने अगर 1,000 रुपए जा रहा है तो उनके लिए डेली के दिनचर्या के खर्चा के लिए वो बहुत ही योग्य है। वो उस चीज को समझ रहे हैं। आने वाले समय में फिर से विचार करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है। मैं कहीं ये भी इतना ही काफी नहीं है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ऋण कोष के माध्यम से हम लोन दे रहे हैं 3% साधारण ब्याज के दर पे। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उन्हें सशक्त बना रहे हैं, कोई भी उनके साथ सुरक्षा उन्हें स्थापित हो पाए। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। क्योंकि बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां की महिलाओं को हम सशक्त कैसे करें, वहां की महिलाओं को हम बाहर कैसे निकालें, बाहर निकालने के बाद हम उन्हें रोजगार कैसे दें। तो लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड का भी हमने एक योजना, एक मतलब इसको छत्तीसगढ़ में करना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने बस्तर क्षेत्र में इसे पहले किया है। और हमने वहां की महिलाओं को एक ठेला देके उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही ऋण स्थापित करके, और ऐसी महिलाओं को वहां पहले स्टार्ट किए हैं जो आत्मसमर्पित किए हैं, मतलब नक्सल से दूर होके मुख्य धारा में जो जुड़ी हैं, उन्हें हम एक ठेला दिए हैं लक्ष्मी सखी मिलेट्स का, और उसमें जो मिलेट्स के जो सामान होते हैं वो देखे, और उनके माध्यम से हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि इस लक्ष्मी सखी मिलेट्स का जो हम आपको दिए हैं, तो इससे आपके मंथली नहीं डेली का आय क्या है। तो उनके माध्यम से ये पता चला कि हम पर डे का 2 से 2,500 रुपए हमारे पास आ रहा है, जिसमें हम शुद्ध रूप से 1 से 1,500 रुपए अपने लिए बचा पा रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी, आपने बताया कि 2,500 की सेल, मतलब आधा मुनाफा उनको हो रहा है। आप बोल रही हैं कि 1 से 1,500 रुपए वो कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाल ही में जो पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, हमने देखा कि आप भी एक गाड़ी से पहुंची, एक्स्ट्रा गाड़ी आपके काफिले से भी हटाई गई है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। सेम वही स्थिति हो गया जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोरोना काल जैसे महामारी में जब वैक्सीन लगाने की बात करते थे, तो विपक्ष के लोग कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगाने का काम किए। जब ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भारत सरकार में कोई ऐसा संकट ना आए, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई अपील कर रहे हैं तो उसका समर्थन हर किसी को करना चाहिए। ये जन आंदोलन बने, हर कोई अपनी भूमिका को समझे, ये कैसे आप कर पाएंगे? क्योंकि ये भी कहा है ना कि महिलाएं घर में जो तेल है उसका भी कम इस्तेमाल करें। गैस सिलेंडर का संकट तो आपको पता ही है। आप महिलाएं हैं तो महिलाओं की बात को बेहतर समझ भी पाएंगी, तो कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? तेल के लिए तो हम बोलते ही हैं कि तेल का कम खपत करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। सोना की बात करें तो अगर 1 साल नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ न कुछ अगर माननीय मोदी जी का सोच है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो होगा।
वैश्विक अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसके कारण से वो अपील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मंशा है कि कोई गलत चीज करना, ये पहले बोले नहीं, ये अब बोल रहे हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रही है अभी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में वैसा स्थिति ना निर्मित हो, इसके लिए हमें पहले से सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हमें उस दिक्कतों से सामना ना करना पड़े। तो क्यों ना हम पहले से ही, हम अगर आप देखेंगे तो हम अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो सेम वैसे ही है कि पहले की सुविधा को अगर हम ज्यादा देखेंगे तो थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा, उसके बाद अच्छी सुविधा हमें मिल पाएगी। तो क्यों ना हम अभी थोड़ी सी सुविधा से मुक्त होकर, दूर होके आगे की सुविधा के लिए हम एक्साइटेड रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अपील को सभी को स्वीकार करना चाहिए, इसमें राजनीतिक नहीं लानी चाहिए, सब विपक्ष को सबको मिलके इसका सहयोग करना चाहिए। रही बात मेरी, मैं भी मेरे साथ 2 गाड़ी चलते थे, उसको भी मैंने अभी कम कर दिया है। मैं भी कल से एक ही गाड़ी से चल रही हूँ, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि के रूप में अगर हम पालन नहीं करेंगे, हम संदेश नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर आखिर में हम जिम्मेदार पर्सन हैं, मानिए मोदी जी जिम्मेदार पर्सन है, हम जिम्मेदार पर्सन, जब मानिए मोदी जी 2 गाड़ी से चल सकते हैं तो हम एक गाड़ी से नहीं चल सकते क्या? ठीक है, तो कहते हैं ना शुरुआत घर से ही होती है। बिल्कुल। चुनावों में अभी 2.5 साल का समय रह गया है। अगर हम बात करें तो 3 उपलब्धियों की, और ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो आप इन 2.5 सालों में अचीव करना चाहती हैं, खासकर महिलाओं को लेकर? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं और योजनाओं को और अच्छे से क्रियान्वयन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। रही बात, सबसे प्राथमिकता तो है हम कुपोषण दूर करें। इसके लिए हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किए हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति या आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आए, स्वयं दूसरों पर डिपेंड ना रह के स्वयं वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक महिलाएं सामने आए और सरकार की योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि अभी भी चल रही है, लेकिन पूरी योजनाएं पहुंच तो रही है, लेकिन उसे मुझे लगता है कि थोड़ी सी पुश करने की आवश्यकता है। तो वो विभाग के द्वारा, हम सबके द्वारा किए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी है, अब इस मंच पे ही बता दूंगी तो आगे क्या है, लेकिन विजन हमारा साफ है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आने वाले समय में भी अच्छे करेंगे और अभी भी अच्छे कर ही रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एनसीआरबी के कुछ आंकड़े भी आए हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी बेहतर हुई है पहले से। कुछ पहल आपकी तरफ से भी की गई है, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं, और किस तरीके से आप सुनिश्चित करेंगी कि जो महिलाओं की सुरक्षा है, वो जो संकल्प आप लोगों ने लिया है उस संकल्प को आप पूरा करें? देखिए, विभाग की ओर से तो महिला सखी वन स्टॉप सेंटर है ही, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं को हम सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी अभी महिला थाना खोला जा रहा है। महिलाओं को हम ऐसा ट्रेनिंग दें, हमारा एक प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकें, आत्मरक्षा। तो ये हमें ऐसा कुछ है प्रावधान कि बच्चियों को कराटे या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा को ये करने की आवश्यकता है, जो हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। वो चाहे स्कूल पे हो, चाहे महिलाओं की एक अलग केंद्र, मतलब प्रशिक्षण केंद्र खोल के ये कराएं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा प्लानिंग है कि करेंगे। ठीक है, ताकि वो सामना कर सके। बिल्कुल। क्योंकि जो ये आंकड़े बताए हैं, जिसका जिक्र मोनिका ने किया, इसमें हमने देखा कि कुल अपराधों में तो गिरावट आई है, लेकिन साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं। कहीं न कहीं है, वैसा तो स्थिति बना हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है, सरकार का पूरा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छा महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करें, और विभाग भी, हमारा विभाग भी हो, चाहे गृह विभाग भी हो, इसको आगे लेके चले, ताकि महिलाएं अपने आप को कहीं भी जाए तो एक डर को एक साइड करके वो कहीं भी जा सके। लक्ष्मी जी, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि अब तो वो सपना भी साकार हो गया, नक्सलवाद मुक्त
छत्तीसगढ़ हो चुका है, लेकिन बस्तर और सरगुजा जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं नक्सलवाद से, और आपने कहा भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सरेंडर भी किया है, लेकिन उन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपके मंत्रालय ने किस तरीके से प्रयास किया और कितनी बड़ी चुनौती थी उन्हें समझाना, उन्हें आगे लाना, उन्हें सशक्त बनाना? नक्सल क्षेत्र के लिए जी, जो नक्सल या जो ओवरऑल भी प्रभावित आप रहे बता हैं, जो वहाँ सकती हैं। महिलाएं रही हैं, या जो ग्रामीण अंश है, आदिवासी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं। देखिए, नक्सल क्षेत्र की बात करूं, हमारा सरगुजा तो नक्सल मुक्त हो चुका है, काफी दिनों से हो चुका है, लेकिन बस्तर क्षेत्र ऐसा था जो वाकई में, खासकर अगर हम बात करें तो ऐसा जगह वहाँ बोला जाता था कि कोई भी अधिकारी वहाँ को एक ऐसा लगता था हम कहीं फंस जा रहे हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो नक्सल मुक्त होने के बाद किसी भी अधिकारी को भेज रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रही बात महिलाओं की बात, तो महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें हमें घर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। वो कब होगा? जब विभाग वहां तक पहुंचेगा, वो चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे खुद में एक इच्छा शक्ति होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, जैसे हमारे वहां के ऐसे भी दृश्य देखने को मिले जो 25 साल 30 साल के जो युवा हैं वो पहली बार टीवी देख रहे हैं, पहली बार रायपुर आए हैं, पहली बार बड़ी शहर को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनी रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन करने की वहां आवश्यकता है, और जब नक्सल मुक्त हुआ है तो वहां विकास भी हमें तेजी से करनी पड़ेगी। हमें महिलाओं को जोड़ने पड़ेंगे, हमें युवाओं को जोड़ने पड़ेंगे, हर तरीके से वहां डेवलप के माध्यम से हमें करने की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे करके हो रहा है। ठीक है, अगर हम लड़का घर की बात करें या हम सियानगुड़ी केंद्रों की बात करें, तो बच्चों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को इससे कितना फायदा हो रहा है और ये केंद्र काम कैसे करते हैं? देखिए, सियानगुड़ी हमारे विभाग में आता है, और सियानगुड़ी हर जिले में करना इसलिए जरूरी हो गया कि आज के समय में अगर हम देखें तो जो बुजुर्ग हमारे घर की दादी होती हैं, दादाजी होते हैं, या बुजुर्ग माँ पिताजी होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं आज के समय में, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो शहर के क्षेत्र हैं वहां ये स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। इसलिए भी कि जो शहर की स्थिति है, अभी हम बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे तो बढ़ाते हैं, संस्कार भी देने का प्रयास करते हैं या दे भी रहे हैं, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो माता पिता हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, हमें काबिल बनाना सिखाया है, उस माता पिता को आज हम अकेला महसूस करा रहे हैं, यहाँ तक कि भी वृद्धाश्रम भेजने का भी काम कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है हमें एक महिला होने के नाते भी कि ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलते हैं कि जब बुजुर्गों से मैं बात करती हूँ, चाहे वृद्ध महिला हो, चाहे उनके पिता हो, कि बेटे सब बहू सब चले गए हैं, नौकरी बाहर देश चले गए हैं, घर में भी हैं, बस हमें रखना नहीं चाहते। ये क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत तकलीफ होता है, अंतर मन से तकलीफ होता है कि आखिर बच्चे किस ओर जा रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिस माता पिता को हम वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं, वो भी कल के दिन बुजुर्ग होंगे, उन्हें भी कल के दिन सहारा की आवश्यकता होगी। इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। इसे समाज में अगर यही स्थिति बनी रही ना, तो आने वाला समय मुझे लगता है कि भावों से नहीं भरा रहेगा, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं रहेंगी, वो सिर्फ खुद से खुद मतलब रखेंगे। सियानगुड़ी इसलिए जरूरी है कि आजकल के समय में सब अकेला अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, परिवार के बीच में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर परिवार के बीच में भी हैं
तो उनके दिन भर के दिनचर्या के लिए हम एक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। सियानगुड़ी एक जगह होगा जिसमें लोग आएंगे, दिन भर रहेंगे, उनके मनोरंजन होंगे, वो जो भी करना चाहेंगे वहां पे, वो चाहे खेल खेलना चाहेंगे, चाहे कीर्तन भजन करना चाहेंगे, या चाहे गीत गाना चाहेंगे, आपस में दुख बांटने का जो काम करेंगे। इसके लिए सियानगुड़ी वहां के दिन भर की भोजन की व्यवस्था भी होगी, सिर्फ नाइट हाल्ट की व्यवस्था नहीं रहेगी। अपने दिन भर का मनोरंजन अपने दोस्त यार साथ के बीच में हो, ताकि अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इसके लिए सियानगुड़ी हम लाए हैं, और कुछ जिलों में हुआ है, कुछ जिलों में बाकी है। ठीक है लक्ष्मी जी, आप डायमंड स्टेट समिट छत्तीसगढ़ के मंच पर आई, आपने अपने विभाग की उपलब्धियां बताई, आपका लक्ष्य क्या है आगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आप फिर भी यहाँ पहुंची सीधे एम्स से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, न्यूज इंडिया IT को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचारों को मैं अपने स्तर से जो रख पाई, रखने का प्रयास की, जनता को एक संदेश देने का काम की, और आपके माध्यम से किए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी राजवाड़े जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी।